नमस्कार दोस्तों, आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय मतलब द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इस चैप्टर को समझने वाले हैं। यह हमारा थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो बनाया है, उसमें हमने नेशनलिज्म क्या होता है, उसका उदय कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और उसका जो इफेक्ट है पूरी यूरोप में कैसे हुआ उसके बारे में चर्चा की है। इस वीडियो में हम जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हमें कुछ और जानकारी लेना जरूरी है जिससे हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में लास्ट में देखा था कि यूनान को स्वतंत्र राज्य स्वतंत्र स्टेट घोषित कर दिया और उसके बाद हर एक को ऐसे लगने लगा कि हमें आज़ादी चाहिए। जो उदारवादी की जो विचार है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो हर एक को ऐसे लगने लगा, जैसे जैसे ये विचार लोगों के मन में आने लगे वैसे वैसे एक एक देश निर्माण होते गए। और ये सब यूरोप में क्यों हुआ? राष्ट्रवाद की वजह से, राष्ट्रवाद का उदय की वजह से, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो हर एक के अंदर क्रिएट होने की वजह से। उसमें हम रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना की चर्चा करने वाले हैं। रूमानी कल्पना मतलब द रोमांटिक इमेजिनेशन और राष्ट्रीय भावना मतलब नेशनल फीलिंग। ये जो नेशनल फीलिंग ये लोगों के अंदर कैसी जाग उठी तो उसके बारे में भी चर्चा करने वाले। तो रूमानी कल्पना क्या है और राष्ट्रीयत्व मतलब राष्ट्रीयता, एक नेशनल फीलिंग क्रिएट होने के लिए उसका क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में भी अभी चर्चा करने वाले हैं। रूमानीवाद रोमांटिसिज्म एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। देखिए मतलब राष्ट्रीय भावना जो नेशनल फीलिंग है वो रूमानीवाद। मगर रूमानीवाद क्या है? एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन है और जिसमें ज़्यादातर भावना इमोशंस का विचार होता था। इमोशन, क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते थे कि युद्ध या फिर तर्क वितर्क से ही राष्ट्र को हम निर्माण कर सकते हैं, राष्ट्रीय भावना जागरूक कर सकते हैं। मगर जो ये रूमानी कल्पना मानने वाले जो लोग थे, रूमानीवाद को फॉलो करने वाले जो लोग थे, वो मानते थे कि नहीं, इसके लिए राष्ट्रीय भावना जागरूक होने के लिए इमोशंस होना जरूरी है, भावना होनी जरूरी है। अंतर्दृष्टि मतलब अंतर्ज्ञान होना जरूरी कि राष्ट्रीय भावना क्या है और मुझे मेरे अंदर ये क्यों जागरूक होनी चाहिए। ये राष्ट्र क्या है, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा परिवार रह चुका है, जहाँ मेरे पूर्वज रह चुके हैं, इसका ज्ञान, अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान, आत्मज्ञान जिसे हम कह सकते हैं। मगर ये आत्मज्ञान मतलब यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ मुझ पर जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में ज्ञान होना, अपने आप को पहचाना कि मैं किस हालत में हूँ और क्यों हूँ। जब तक ये जो ज्ञान जब तक क्रिएट नहीं होता है तब तक राष्ट्रीय भावना क्रिएट नहीं हो सकती। इस तरह की एक विचारधारा तब मौजूद होने लगी, उसे हम रूमानीवाद कहते हैं। जिसमें रहस्यवादी मतलब जिसमें ज्ञान हो, प्रेम हो, ये सब भावनाएं रहस्यवादी, क्योंकि प्रेम ही एक दूसरे को जोड़ता है। तो ये भावना और इस भावना की वजह से ये इमोशन हो, अंतर्दृष्टि हो, रहस्यवादी जैसे प्रेम कह सकते हैं, और उसी की वजह से राष्ट्रीय भावना, क्योंकि एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ खड़े रहना और जो हम पर अन्याय करना है उसके लिए लड़ना, उसके लिए भी एक इमोशन होना जरूरी है, एक आत्मज्ञान होना जरूरी है, अंतर्ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ऐसी एक विचारधारा तब प्रचलित थी और उसके वजह से ये राष्ट्रीय भावना निर्माण हुई। और क्या क्या थी जिसके वजह से राष्ट्रीय भावना जागरूक हुई? राष्ट्रीय भावना जागरूक होने के लिए, नेशनल फीलिंग जागरूक होने के लिए और क्या क्या चाहिए? साझा सामूहिक विरासत होनी चाहिए। तो उस विरासत की वजह से ही, उस हेरिटेज की वजह से ही लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और उसी से ही राष्ट्रीय भावना निर्माण होती है। एक साझा सांस्कृतिक अतीत होना चाहिए, सांस्कृतिक अतीत जिसे कहते हैं, कल्चरल पास्ट होना चाहिए, ऐसा पास्ट जिससे लोग एक दूसरे से जुड़े, एक कॉमन इतिहास, हिस्ट्री जिसे कहेंगे, कि जो एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए मदद करे। उसके साथ स्थानीय बोली भाषा, वहाँ की जो बोली भाषा है, ये भी राष्ट्रीय भावना निर्माण होने के लिए बहुत मदद करती है। आज भी जो कुछ झगड़े होते, वाद होते, ज़्यादातर वो भाषा की वजह से होते हैं। और ये भाषा, क्योंकि हर लोग यदि अपने अपने जो ग्रुप है, समुदाय, यदि एक सेम भाषा बोलते होंगे तो उनको एक दूसरे के प्रति प्यार होता है। नहीं, ये मेरा भाषिक है, ये मेरी भाषा बोलने वाला, ये मेरा है। तो ये भी एक राष्ट्रीय भावना निर्माण करने के लिए बहुत ही बड़ा एक भाषा, एक बहुत ही बड़ा एक हथियार था। और उस ज़माने में, उस समय राष्ट्रीय भावना जागरूक करने के लिए इस भाषा का, मातृभाषा का या उस एरिया की भाषा का जो मूल भाषा है उसका काफ़ी यूज़ किया, इसे एक हथियार की तरह यूज़ किया। और उसी की वजह से वहाँ जो राजा था और जो निरंकुश राजा, निरंकुश क्या होता है उसके बारे में भी हमने पहले चर्चा किए। तो निरंकुश राजा को हटाने के लिए इस भाषा का भी यूज़ हुआ। जोहान गॉटफ्रीड ने तो बहुत अच्छी बात कही है संस्कृति के ऊपर। और राष्ट्रीय भावना किनमें होते, कौन उसका आत्मा है
उसके बारे में बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। वो कहते हैं कि जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है, क्योंकि उन्होंने जब ऑब्जर्व किया, जब देखा, तो उन्होंने यही देखा जो कॉमन लोग हैं उनमें एक संस्कृति जीवित है। और राष्ट्र की सच्ची आत्मा कौन है? लोकगीत, क्योंकि लोकगीतों से राष्ट्रीय भावना जागृत होती है, एक नेशनल फीलिंग जागृत होती है। यदि आज भी यदि हमारे देश का या कोई ऐसा गाना, ऐसा गीत जो देश के बारे में हो, हमारी संस्कृति के बारे में हो, तो हमारी आत्मा जाग उठती है, हमें एक प्यार भरा एक एहसास होता है। और ये आत्मा किसमें? तो वो लोकगीतों में है। लोकगीत जो परंपरा से चले आते हैं, या जन काव्य जो परंपरा से चले आते हैं, लोक नृत्य जो परंपरा से चले आ रहे नृत्य है, उनमें आत्मा प्रकट होती है। यदि वो नृत्य कहीं चलता है या कोई देखता है तो उसे अपने देश पर गौरव महसूस होता है, वो अभिमान करता है कि मेरा यहाँ का नृत्य है, मेरे परंपरा से चला आ रहा ये नृत्य है, और इसे मैं जानता हूँ, मैं ये नृत्य करता हूँ। और जो ये नृत्य करता है प्रेजेंट, तो उसे तो बहुत आत्मा अनुभव होता है, गौरव, एक प्राउड फील होता है। तो ये राष्ट्रीय भावना जागृत करने के एक काफ़ी महत्वपूर्ण साधन है। तो इस तरह से नेशनल फीलिंग क्रिएट होने के लिए लोक नृत्य, लोकगीत, लोक कथा, तो इन लोक कथाओं के बारे में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ग्रीम बंधु, जिसमें जैकब ग्रीम और विल्हेम ग्रीम, इन्होंने क्या किया, हर गांव में जाकर कथाओं का संग्रह किया, लोगों से मिले, उनकी प्राचीन कथाओं को संग्रहित किया और उस कथा को एक कथा संग्रह प्रकाशित किया। 1812 में उन्होंने प्रकाशित किया, पब्लिश किया उस कथा संग्रह को, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कथाएं जब लोग सुनेंगे तो उन्हें राष्ट्र के बारे में पता चलेगा, और उनके अंदर एक राष्ट्र के प्रति, उस एरिया जो जहाँ वो रहते हैं वहाँ के प्रति, उसके प्रति एक गौरव, एक अभिमान उनका जाग उठेगा, और उन्हें ऐसा कुछ लगेगा कि नहीं, ये राष्ट्र हमारा है, ये स्टेट, ये जगह हमारी है, और इस पर हमारा ये अधिकार चाहिए। ये फीलिंग, ये जो भावना निर्माण होने के लिए ग्रीम बंधुओं ने क्या किया, उन कथाओं का संग्रह किया और वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। उसी का एक अच्छा उदाहरण यदि हम देखेंगे कि लोक कथा या वहाँ की संस्कृति या भाषा कितना एक हथियार की तरह काम करती है राष्ट्रीय भावना या वहाँ का जो राजा है उसे गद्दी से हटाने के लिए, या फिर राष्ट्र निर्माण के लिए भाषा हो या वहाँ की कला हो, बहुत ही एक महत्वपूर्ण काम करती है। उसके लिए एक पोलैंड का उदाहरण देखते हैं। 18वीं सदी के अंत में यदि हम देखेंगे कि 18वीं सदी के अंत में कि रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने इस पोलैंड को विभाजित कर दिया था, टुकड़े टुकड़े कर देते, वो छीन लिया था उसे पूरी तरह से। मगर उस पोलैंड की जो भाषा है, संगीत अभी भी उन लोगों में जीवित थी, और उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो प्रॉब्लम उन लोगों के आते थे जहाँ वो पोलैंड जो रहवासी है, वहाँ जो रहने वाले हैं, तो वहाँ की जो स्कूल है, तो स्कूल में भी क्या किया था, जो पोलैंड की जो पोलिश लैंग्वेज है उसे भी हटा दिया, और रूस ने क्या किया, वहाँ की रूसी भाषा वहाँ उन्हें सिखाने के लिए मजबूर कर दिया। उससे लोगों की भावना को ठेंच पहुँची, क्योंकि भाषा को लोग बहुत प्यार करते हैं, अपनी मदर टंग को बहुत प्यार करते हैं लोग, और उसी की वजह से फिर उनमें विद्रोह शुरू हुआ। ये किसकी वजह से? भाषा की वजह से। उसमें कैरोल कुर्पिन्स्की, उन्होंने क्या किया, ओपेरा म्यूज़िक के द्वारा, और म्यूज़िक जो है, जो इसे हम क्लासिकल म्यूज़िक कहेंगे, उसके द्वारा लोगों की राष्ट्रीय भावना जागृत करने की कोशिश की। हर जगह पर जाना, उस म्यूज़िक के द्वारा लोगों को राष्ट्रीय भावना के निर्माण और राष्ट्रीय भावना कितनी ज़रूरी है, उस म्यूज़िक के द्वारा, उस संगीत के द्वारा लोगों तक पहुंचाना, इसका काम इन्होंने किया। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, पोलेनस और माजोर का जो लोक नृत्य है उनको राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया। क्यों? क्योंकि इतने फेमस हो गए कि ये नेशनलिस्ट सिंबल बन गए, क्योंकि यहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ इन लोक नृत्यों को सादर करना, प्रेजेंट करना, और लोग उसे पसंद करने लगे, और उन नृत्यों के द्वारा लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना जागृत करने का काम इन्होंने किया। तो इसका फ़ायदा भी राष्ट्रीय भावना निर्माण होने के लिए बहुत हुआ। उसके बाद 1831 में क्या हुआ, भाषा एक बहुत बड़ा हथियार है, जैसे लोक नृत्य हो, लोकगीत हो, लोक कला हो, उसके वजह से लोगों के मन में ये राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। उसके साथ साथ भाषा के वजह से ही हुई। भाषा राष्ट्रीय भावना निर्माण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1831 में रूस के विरुद्ध जो आंदोलन शुरू हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि रूस ने क्या किया कि जो उनकी भाषा थी रूसी भाषा, वो सिखाने के लिए मजबूर कर दी। जहाँ वो पोलिश भाषा सीखते थे पोलैंड के लोग, तो उन्हें रूसी भाषा सीखने के लिए मजबूर किया और प्रचार करने के लिए कहा। वहाँ के जो धर्म गुरु थे उन्हें कहा कि नहीं, आपको रूसी भाषा का प्रचार करना पड़ेगा और हर जगह पर रूसी भाषा का ही यूज़ करना पड़ेगा।
उसके वजह से रूस के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ। यूरोप में काफ़ी भूख कठिनाइयाँ थी, जन विद्रोह शुरू हुआ हर जगह पर। जैसे पोलैंड में जन विद्रोह शुरू हुआ, उसी तरह से अलग अलग जगह पर भी विरोध शुरू हुआ। उसमें यदि हम चर्चा करेंगे सिलेसिया ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में, यदि आप ये रेड कलर में जो हाईलाइट किया है ये सिलेसिया प्रांत है। यहाँ भी इसी तरह से जन विद्रोह शुरू हुआ। वहाँ पोलैंड में किसकी वजह से हुआ, भाषा या लोक नृत्य हो, इनको जागरूक करने के लिए इनका यूज़ किया गया और जन विद्रोह शुरू हुआ। उसी तरह से सिलेसिया में भी हुआ। सिलेसिया में क्यों हुआ कि वहाँ की एक जो कहानी है, एक पत्रकार जो जर्नलिस्ट है विल्हेम वोल्फ, उन्होंने एक कहानी बताई कि इस सिलेसिया में एक ऐसा गांव जहाँ कुछ बुनकर, मतलब जो कपड़े बुनने का काम करते थे। एक्चुअली उस समय क्या था कि लोग हाथों से कपड़े बुनने का काम करते थे, मगर इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड में काफ़ी बड़े बड़े कारखाने थे, फैक्ट्रीज थी, और वहाँ का जो माल है वो यहाँ आता था, और उसके वजह से इन्हें काफ़ी तकलीफ होती थी क्योंकि वो सस्ते दामों में बेचा जाता था। और साथ ही साथ दूसरा एक इशू था कि ये जो बुनकर थे, जो कच्चा माल लेते थे, रॉ मटेरियल लेते थे, वो उन्हें बहुत महंगे दाम में लेना पड़ता था, उसकी बहुत कीमत देनी पड़ती थी, और जब इनसे ख़रीदा जाता था तो बहुत कम दामों में ख़रीदा जाता था। इसलिए जो बुनकर है वो काफ़ी परेशान हो गए, और फिर इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्टर था उसके घर गए और सब तोड़ फोड़ कर दी। ये विलियम वोल्फ ने उनकी एक कहानी में बताया है कि उन्होंने सब तोड़ फोड़ कर दी, और फिर वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भाग गया, वहाँ का जो फर्नीचर उसके घर पूरा नाश धूस कर दिया, और वो कॉन्ट्रैक्टर भाग गया। और भागने के बाद वो दूसरे गांव में चला गया, और फिर उसने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्टर ने सैनिकों की मदद से फिर वो जो बुनकर थे, जो कुछ वीवर्स थे, उन्हें हटाने की कोशिश की, और उसमें 11 लोगों की मौत हो गई। तो ये जो जन विद्रोह क्यों हुआ, आप सोच सकते हो कि एक तो गरीबी थी, लोग भूख से मर रहे थे, और 1830 में क्या हुआ, लोग शहरों में आने लगे, ठीक है, गांव छोड़कर जॉब ढूंढने लगे और नौकरी नहीं मिलने लगी, तो इसके वजह से गरीबी बढ़ने लगी, और थोड़ा सा कुछ फसल पर परिणाम हो जाता, मतलब बारिश ना होना, ऐसा कुछ हो जाता, और लोग परेशान होने लगते थे और गरीबी बढ़ने लगती थी। और ऐसी ही घटना 1848 में हुई, जैसे पोलैंड में हुई या सिलेसिया में हुई, कि जन विद्रोह तो शुरू ही था, पूरे यूरोप में जन विद्रोह शुरू था, और उसी में 1848 में पेरिस में भी लोग रास्ते पर उतर आए। वहाँ के जो आम लोग हैं वो रास्ते पर उतर आए, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो मंत्री है जो यहाँ शासन कर रहे, उनको सज़ा दो। मगर ये जो लुई फिलिप नाम का जो राजा है वो मानने के लिए तैयार नहीं था, और वो मनमानी करता था। मतलब उसे यदि लगता कि ये मंत्री मेरे काम का नहीं है, मेरी नहीं सुनता, तो उसे हटा देता और दूसरे को ले लेता। ऐसे वो हमेशा मंत्रियों को चेंज करते रहता था। उससे लोग काफ़ी परेशान थे क्योंकि कुछ व्यवस्था हो ही नहीं रही थी, और इसके वजह से लोग रास्ते पर उतर आए, जन विद्रोह किया, और उस लुई फिलिप को वहाँ से भागना पड़ा। और तब 1848 में ये जब राजा भाग गया, तब एक नेशनल असेंबली में इस राज्य को एक रिपब्लिक स्टेट घोषित कर दिया, और फिर 21 वर्ष के ऊपर वाले सभी को मताधिकार, वोटिंग करने का अधिकार दे दिया, और फिर काम की गारंटी दी, क्योंकि तब गरीबी बहुत थी, लोगों को काम नहीं था, और काम की गारंटी दे दी। और इसका फ़ायदा जो दूसरे राज्य के जो उदारवादी थे या क्रांतिवादी जो लोग थे उन्होंने उठाया, और उसका इस्तेमाल लोगों को समझाने के लिए किया कि देखो वो एक गणराज्य बन गया, एक रिपब्लिक राज्य बन गया, एक स्टेट बन गई रिपब्लिक, जहाँ मत का अधिकार है, ये काम की गारंटी है, और वो आज़ादी से रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। तो इसीलिए आगे जो दूसरे जो राज्य है वहाँ भी क्रांति शुरू हो गई, और इसका जो फ़ायदा है बाकी देशों को तो होने ही लगा था। 1848 में जो क्रांति हुई, राजा को जो भागना पड़ा, ठीक है, वो क्यों, क्योंकि वहाँ गरीबी, बेरोज़गारी, भूखमरी, और प्रेस की स्वतंत्रता उन्हें चाहिए थी। प्रेस की आज़ादी नहीं थी, वो कुछ उसके मतलब राजा के विरोध में कुछ छाप नहीं सकते थे, कुछ प्रिंट नहीं कर सकते थे, कुछ बोल नहीं सकते थे। तो उसकी आज़ादी के लिए इन उदारवादियों ने क्रांति शुरू की, रिवॉल्यूशन हुआ। तो 1848 की जो क्रांति थी उसका बाकी जो स्टेट थे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। उसमें जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन, ये जो साम्राज्य थे वो भी संविधान की मांग करने लगे, कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करने लगे, राष्ट्रीय एकीकरण की मांग करने लगे। नहीं, हमें हमारा राष्ट्र चाहिए, और हमारे जो भाग है, हमारे जो हिस्से, हमारे जो दूसरे जो स्टेट है वो भी हमें चाहिए। एकीकरण मतलब वही, हमें हमारे राज्य चाहिए और हमें अपना देश चाहिए।
क्योंकि उन्होंने देखा फ्रांस में क्या हो, उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, तो ये भी डिमांड करने लगे। उन राजाओं को बोलने लगे नहीं, हमें अपना अपना देश चाहिए, आप अभी यहाँ से जाओ। अभी इसका इस्तेमाल वहाँ के राज जो परंपरावादी, जो रूढ़िवादी, अभी रूढ़िवादी क्या है उसके बारे में भी हमने चर्चा की। वो जो रूढ़िवादी राजा थे उन्होंने इनका राष्ट्रीय जो फीलिंग है, जो नेशनल फीलिंग है, उसका काफ़ी फ़ायदा उठाया। ठीक है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और कुछ सहूलतें भी दे दी। मतलब जो फ्रांस में पहले से ही थी वो इन्होंने अभी शुरुआत की थी 1848 में, या उसके बाद इन्होंने कुछ सुविधाएं देने की कोशिश की, मगर लोगों को गुमराह करने की हमेशा इन्होंने कोशिश की। मगर फिर भी ये राष्ट्रीय आंदोलन जारी रहा। उसमें जर्मनी में क्या हुआ, फ्रैंकफर्ट में वहाँ एक सेंट पॉल चर्च है, वहाँ एक संसद हुई जो 18 मई 1848 में हुई। और वहाँ कैसे हुई अभी ये, तो वहाँ उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो लोग हैं, कुछ व्यापारी जिसे हम बिजनेसमैन कहेंगे या मिडिल क्लास के लोग, उन्होंने कुछ इलेक्शन लिया और जो इलेक्टेड है उसमें 1831 जो इलेक्टेड कैंडिडेट थे उन्हें इस संसद के प्रतिनिधि किया, इलेक्टेड कैंडिडेट। और इन्होंने कहा कि आप अभी यहाँ का निर्णय लोगे। मगर वहाँ उनके भी मन में एक सवाल था कि नहीं, कोई तो ऐसा चाहिए कि जो मेन अध्यक्ष, उसे अध्यक्ष कहेंगे, तो अध्यक्ष उन्होंने चुनना था। मगर कैसा अध्यक्ष, जो सिर्फ 1831 जो कैंडिडेट थे उनका सुनेगा, ऐसा अध्यक्ष चाहिए। तो फिर उन्होंने जो प्रशा का था फेडरिक विलियम फोर्थ, उसे कहा कि आप अध्यक्ष बनिए। मगर उसने मना कर दिया क्योंकि उसे पसंद नहीं था, क्योंकि उसे यही पसंद था कि रूढ़िवादी, ये क्या लोग उसे चुनेंगे और जो लोग चुनेंगे वो हम पर राज करेंगे। एक जो परंपरा से चला आ रहा राजा है वो उसे कैसे मान्य होगा, वो तो ये एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेगा। उसे वो यही एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, मेरा राज्य है, मैं राज कर रहा हूँ तो मेरा बेटा भी राज करेगा, वो यही चाहेगा ना। कोई गांव से कोई 4-5 लोग बोलेंगे कि ये हमारा कैंडिडेट है और ये इसकी बात आपको सुननी पड़ेगी, तो ये कोई कैसे मान्य करेगा। तो फिर अभी वहाँ के लोगों ने तो ये प्लानिंग की कि संसद में हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और उसका उन्होंने स्ट्रक्चर भी रेडी किया था। मगर जो राजे, वहाँ के जो राजे लोग थे, उन्होंने इस संसद को भंग करने का, डिस्ट्रॉय करने का काफ़ी कोशिश की और वो सक्सेस भी हुए। उन्होंने क्या किया, ये जो फेडरिक जो विलियम है उसने तो मना कर दिया और उसने उन लोगों को सपोर्ट किया जो इस संसद के खिलाफ थे। ये जो निर्वाचित मतलब इलेक्टेड जो कैंडिडेट थे उनके जो विरोध में थे उसको सपोर्ट किया इस राजा ने, प्रशा के राजा ने। और फिर सपोर्ट करने के बाद इनका थोड़ा खच्चीकरण हुआ और फिर ये जो मिडिल क्लास लोग थे, अभी यहाँ इस संसद को और एक लोगों का सपोर्ट था जो मजदूर थे, कारीगर थे। मगर इनकी बात भी सुनने के लिए, ये मजदूर कारीगर जो है उनकी बात सुनने के लिए भी ये जो 1831 जो कैंडिडेट थे वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे वो भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो उसके वजह से जो कारीगर या मजदूर थे उनका सपोर्ट इन्होंने खो दिया और फिर वो भी चलने चाहे तो आप हमारी बात नहीं सुन रहे, हमें जो चाहिए वो यदि आप देने के लिए तैयार नहीं तो हम आपको क्यों सपोर्ट करें। तो फिर वो भी चले गए। तो इसके वजह से पूरी तरह से भंग हो गई और फिर राजाओं ने क्या किया, सैनिक बुलाए और पूरी जो संसद है उसे बर्खास्त कर दिया। तो ऐसे इन्होंने हमेशा प्लानिंग करते रहे और इन्होंने हमेशा ये जो आंदोलन है, जो लोगों का आंदोलन है, उदारवादी लोगों का आंदोलन है, उसे दबाने की कोशिश की। मतलब राज्य क्रांति ना हो इसके लिए इन्हें बार बार कोशिश की। कार्ल वेलकर लॉ प्रोफेसर थे, वो पॉलिटिशियंस थे और जो फ्रैंकफर्ट में जो संसद हुई या वो पूरी तो नहीं हो पाई मगर उसके काफ़ी मतलब इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। मगर उनके जो महिलाओं के प्रति वो विचार जो थे वो कुछ अलग थे। वो कहते थे कि पुरुष बलवान है, वो ताकतवर है, वो बाहर मतलब रखवालदार है और महिलाओं को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, घर का कामकाज करना चाहिए। तो इस तरह से उनके विचार थे। उसमें लुइजे ऑटो पीटर्स एक महिला जो थी, जो नारीवादी थी, उसने नारियों के लिए काफ़ी अच्छा काम किया। काफ़ी सारे संगठन उसने स्थापित किए और महिलाओं के अधिकारों के लिए वो लड़ी। महिलाओं के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि महिलाओं का जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार है, वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो, हर एक अधिकार को सोच समझकर उन्होंने अपनी राय रखी और महिलाओं को अधिकार देने की और हर एक आंदोलन में उन्होंने भाग लेने की कोशिश की और हमेशा वो लड़ते रहे। अभी हमें थोड़ा सा 1848 में क्या हो रहा था
और विचारों के बारे में भी हमने देख लिया। मगर ये जो रूढ़िवादी लोग थे इन्होंने तो आंदोलन दबाने की कोशिश की। जैसे हमने देखा कि फ्रैंकफर्ट में जो संसद हुई उसे बर्खास्त किया, तो इन राजाओं ने किया। राजाओं ने वही कोशिश की, सैनिक बुलाओ, इन्हें यहाँ से हटा दो। तो ये हुआ, वो सक्सेस हो गए। मगर उन्हें कुछ बातें समझ में आने लगी, लोगों के मन भी संभलना है। तो उन्होंने राष्ट्रीयवाद या फिर उदारवाद इनका इस्तेमाल किया और लोगों को कुछ चीज़ों में आज़ादी देने की कोशिश की। जैसे हैब्सबर्ग जो साम्राज्य था और उसने बहुत सारे बदलाव के, जो भूदासत्व, जो सामंती थे, सामंती के बारे में भी हमने चर्चा की है पहले। तो सामंतवाद जो था उसमें भी काफ़ी सारी सहूलत, जिसके अधिकार में लोग दबे हुए थे, किसान दबे हुए थे, उन्हें भी आज़ादी दे दी। ये सामंतवाद ख़त्म कर दिया, जागीरदारी ख़त्म कर दी। तो ये सब होने लगा। अभी ये जो परिवर्तन हो रहा था, जो सहूलतें लोगों को मिल रही थी, ये 1815 में, मतलब हम यदि पूरी यूरोप की यदि बात करेंगे तो 1815 में या उससे पहले वेस्टर्न यूरोप में तो ये हो चुका था। इसलिए फ्रांस ज़्यादा तरक्की कर रहा था इनसे ज़्यादा। मगर सेंट्रल यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप में 1848 में ये शुरू हुआ। उसके बाद ये शुरू हुआ ये जो बदलाव है, सामंतीवाद हो या फिर थोड़ी बहुत आज़ादी हो, या फिर जो किसान थे उन्हें जो आज़ादी चाहिए थी वो 1848 के बाद मिलने लगी। जो वेस्टर्न यूरोप में, मतलब फ्रांस में 1815 से पहले ही शुरू हुई थी। उसमें हम यदि सेंट्रल यूरोप की चर्चा करेंगे तो सेंट्रल यूरोप में जर्मनी, अभी जर्मनी के लोगों को लगने लगा कि फ्रांस इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, क्योंकि वो रिपब्लिक स्टेट घोषित हो चुका है, वहाँ के लोग आज़ाद है, वहाँ के लोग विकास कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, और वो देश भी तरक्की कर रहा है, तो हमारा देश क्यों ना करे। और फिर हमारे देश को जो कुछ भाग हिस्से जो बिखरे हुए हैं उन्हें भी हमारे साथ लाना जरूरी है। उसे ही कहते हैं एकीकरण, नेशनल यूनिफिकेशन। तो अभी ये कैसे हुआ देखिए। अभी जो संसद हुई, जो जर्मन महासंघ ने जो कुछ संसद बुलाई थी और वहाँ के राजाओं ने उसे बर्खास्त कर दिया था। तो बर्खास्त करने के बाद जो प्रशा ने क्या किया, ऑटो वन बिस्मार्क के जो मंत्री है उस पर ये राष्ट्रीय एकीकरण का काम सौंप दिया, क्योंकि बाकियों ने तो उसे बर्खास्त कर दिया है। तो एकीकरण करने के लिए, नेशनल यूनिफिकेशन करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उसने एक अच्छा मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क को सौंप दिया। अभी जो बिस्मार्क है बहुत ही होशियार और चालाक था। इसने 3 युद्ध किए, क्योंकि जर्मनी के निर्माण के लिए बिस्मार्क का एक बहुत बड़ा हाथ है। एक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, तब जाकर जर्मनी का निर्माण हुआ है। तो उसने बड़े बड़े 3 युद्ध किए, एक डेनमार्क के साथ, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ। मगर युद्ध कैसे किए, बहुत चालाकी से किए। तो पहले उसने ऑस्ट्रिया को साथ लिया कि भाई हम दोनों क्या करते हैं, डेनमार्क को हराते हैं और उसमें से एक राज्य तू ले ले, ठीक है। ये डेनमार्क के पहले राज्य थे 2, और उसमें से एक तू ले ले और एक मैं ले लेता हूँ। और फिर उसे हरा दिया, एक राज्य ऑस्ट्रिया को दे दिया, उसने एक ले लिया। और फिर उसे पता था बाद में हम ऑस्ट्रिया को भी हरा देंगे। तो अभी ये तो ले लिया उसने। और फिर अभी उसने सोचा कि अभी ये इसमें से एक राज्य जो है, ये नीचे वाला, ये राज्य तो ऑस्ट्रिया के पास है, मगर ये मुझे चाहिए। तो फिर उसने फ्रांस को थोड़ा सा लालच दी कि भाई क्या कर, अभी तू थोड़ी मेरी मदद कर, तो मैं ऑस्ट्रिया को हराने वाला हूँ। तो उसने ऑस्ट्रिया को हराया, फ्रांस को थोड़ी सी लालच दे दी और ऑस्ट्रिया को हरा दिया और ये प्रदेश ले लिया। अभी वापस उसने चालाकी की, क्योंकि जब तक ये 4 स्टेट फ्रांस के कब्जे में थे, जर्मनी के 4 जो स्टेट थे वो फ्रांस के कब्जे में थे। अभी उसे ये जो देख रहे हो आप, ये हाईलाइट किए गए रेड कलर से, और ये दोनों, तो इनको कब्जे में लाना था। तो फिर इस बिस्मार्क ने क्या किया, फ्रांस के जो नेपोलियन था उसको हरा दिया और फिर ये राज्य ले लिए, और उसी तरह से पूरा जर्मनी का निर्माण हो गया। उसके बाद 18 जनवरी 1871 में उन्होंने हॉल ऑफ मिरर्स में एक सभा ली और उसमें राजा विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित कर दिया। तो इस तरह से जर्मनी का निर्माण हो गया। जैसे ही जर्मनी एक राष्ट्र घोषित हुआ, वैसे ही यहाँ की विकास स्थिति बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। यहाँ की कानूनी व्यवस्था और यहाँ की मुद्रा, मतलब करेंसी व्यवस्था भी बदल गई, और उससे व्यापारी वर्ग हो या वहाँ का समाज हो, उन्हें काफ़ी फ़ायदा होने लगा। अब हम इटली का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे बाकी यूरोप में बाकी राज्यों की जो स्थिति थी, जो कंडीशन थी, वही इटली की थी। यहाँ भी वंशानुगत राजाओं की परंपरा चली आ रही थी, और ये जो इटली है 1858 में 7 राज्यों में बटा हुआ था। बस एक ही ऐसा था कि सार्डिनिया और पिडमॉन्ट में इतालवी राजघराना राज्य करता था, उसका शासन था। अब ये मूल इटली के थे, और ये जो राजा है
उसके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इटली के निर्माण के लिए किन किन राजाओं ने योगदान दिया उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे आप ये नक्शा देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। और जैसे देखिए यहाँ लॉम्बार्डिया और वेनेशिया ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, और पिडमॉन्ट और सार्डिनिया इटली का जो शासक है विक्टर इमैनुअल सेकेंड उसके कब्जे में था। मगर ये जो शासक है सबसे अलग था, उदारवादी विचारों का था, राष्ट्रवादी विचारों का था। इसकी वजह से क्या हो रहा था, यहाँ की जो प्रजा है, बाकी जो राज्य के लोग थे वो भी इसके साथ मिलने के लिए तैयार थे। वो चाहते थे कि हमें ऐसा ही राजा चाहिए, क्योंकि ये सबसे अलग था और लोगों के विचार हो, लोगों की परेशानी हो, उसे समझता था। इसलिए हर कोई चाहता था, हर कोई राज्य चाहता था इटली का कि हमें इससे मिलना है। मगर ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि ये जो उत्तरी भाग है जिसे हम नॉर्थ साइड कहेंगे ये ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, और जो सेंट्रल जो भाग है ये पोप के कब्जे में था, और जो साउथ का भाग था बुर्बो राजा जो स्पेन का था उसके कब्जे में था। अभी इन सारे राज्यों को एक करना यही एकीकरण है, मतलब इटली यूनिफिकेशन। तो इसको एक करना कोई आसान काम नहीं था, तो उसे भी हम समझ लेते हैं। 1830 में जुसेपे मेत्सिनी ने, जो फ्रेंच क्रांति से काफ़ी प्रभावित हुए थे, उदारवादी विचार के थे। अभी उदारवादी क्या है इसका हमने पहले विचार किया है पहले वीडियो में, तो आप वो देख सकते हो वहाँ। तो जुसेपे मेत्सिनी ने एक इतालवी गणराज्य की प्रस्तुति की थी, और उसके लिए मतलब इटली है एक गणराज्य हो, एक रिपब्लिक स्टेट हो, ऐसी उनकी कामना थी, इच्छा थी। और उसके लिए उन्होंने यंग इटली एक गुप्त संगठन का निर्माण किया था, एक सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण किया था, और उसके थ्रू वो काम करते थे, लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। उन्होंने भी काफ़ी योगदान इटली के निर्माण के लिए दिया, क्योंकि लोगों को जागरूक करना ये भी एक बहुत बड़ा काम है। और उसमें जो विक्टर इमैनुअल सेकेंड है उसका जो शासन था वो तो सार्डिनिया पिडमॉन्ट जो हमने देखा है, उसका जो मंत्री था वो था काउर। ये बहुत ही होशियार और कूटनीतिज्ञ था, इसने काफ़ी अच्छा काम किया, और उसके वजह से उन्होंने एकीकरण का काम किया, यूनिफिकेशन का काम किया, सब राज्यों को जोड़ने का काम काउर ने किया। उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि इटली के राज्यों को जोड़ना ये कोई आसान काम नहीं था, 1859 में उन्होंने ऑस्ट्रिया का प्रभाव पहले हटाया, क्योंकि इटली पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, और उसके वजह से काफ़ी परेशानी, क्योंकि जब तक ऑस्ट्रिया का प्रभाव नहीं हटता है तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं था। तो पहले वो काम उन्होंने किया, विदेश नीति अपनाई, और विदेश में भी बाकी जो यूरोप राज्य थे वहाँ भी ये बात उन्होंने प्रस्तुत की कि ऑस्ट्रिया की वजह से ही पूरे यूरोप का नुकसान हो रहा है। मतलब जो इटली का प्रॉब्लम था वो पूरे यूरोप का बना दिया, उसके लिए भी एक अच्छा माइंड चाहिए, ये काउर ने किया उसके साथ। और फिर बाद में 1861 में इमैनुअल सेकेंड को इटली का राजा घोषित किया। मगर 1861 में जब उसे राजा घोषित किया तब भी बहुत सारे राज्य उनके कब्जे में नहीं थे, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। जैसे लॉम्बार्डिया, अब ये जो ऑस्ट्रिया के कब्जे में था ये तो उन्होंने हासिल कर लिया, और मतलब फ्रांस की मदद से, मगर फ्रांस ने बीच में मदद छोड़ दी, तो फिर वेनेशिया हाथ से छूट गया। तो 1866 में उन्होंने वेनेशिया को हासिल किया, प्रशा के साथ वो खड़े रहे और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया उन्होंने, मतलब प्रशा और इटली ने मिलकर, और ऑस्ट्रिया तब हार गई और उनके कब्जे में जो वेनेशिया था वो उन्हें मिल गया। और फिर बाद में ऐसे ही एक राज्य उन्होंने अपने हाथ ले लिया। जैसे 1870 में उन्होंने ये जो मध्य इटली था, मतलब सेंट्रल इटली, वो उन्होंने हासिल किया। और 1860 में मतलब वेनेशिया को हासिल करने से पहले उन्होंने किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज इसे हासिल किया। अभी इसे जो हासिल किया वो किसकी मदद से किया? गैरिबॉल्डी की मदद से। एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही कूटनीतिज्ञ भी थे और होशियार भी थे। तो इन्होंने यहाँ की जो प्रजा थी, यहाँ के जो किसान थे, उनकी मदद से वहाँ का जो राजा था, जो बुर्बो राजा, उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया और उसे हटा दिया। तो गैरिबॉल्डी का काफ़ी यहाँ हाथ योगदान है कि इस राज्य को इटली में लाने के लिए। तो इस तरह से पूरी इटली का एकीकरण यहाँ हो गया। तो इस तरह से गैरिबॉल्डी हो या मंत्री काउर हो, इन्होंने इटली का एकीकरण के लिए काफ़ी मदद की, उनका काफ़ी योगदान है। मगर यहाँ एक ख़ास बात है कि ये जो गैरिबॉल्डी उनको जिनका समर्थन मिला वहाँ के किसानों का, इस एरिया के किसानों का, तो उन्हें ये तक पता नहीं था कि इटालिया है क्या। उन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना था, बस समर्थन करना है, उनकी मदद करना है, क्योंकि उन्होंने कहा था, एक आश्वासन दिया था और उसकी वजह से उन्होंने समर्थन दिया। उन्हें यही लगता था कि जो इटालिया है, तो एक्चुअली उनको ये नाम भी नहीं पता था, उन्हें बस ला टालिया
यही उन्होंने नाम सुना था, उन्हें लगता था एक इमैनुअल जो राजा है उस राजा की पत्नी है, बस उन्हें इतना ही पता था। तो फिर भी ये सब उन्होंने मदद की और ये पूरा जो इटली के राज्य है एक हो गए, उसे एकीकरण कहते हैं और इस तरह से इटली का निर्माण हुआ। तो आगे भी चलकर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट समझने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।